हेलो दोस्तों, आई एम कृष्णा सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें से काफ़ी चीज़ें हमने जान लिया था और उसको शुरू से ही जाना है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं उच्च पुरापाषाण काल की। इसके पहले मैंने बताया था कि जो पुरापाषाण काल है उसको अध्ययन की दृष्टि से जानने के लिए उसको 3 उपकालों में बांटा गया था। उन्हीं 3 उपकालों में से हमने 2 उपकाल पढ़ लिए थे, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल को जो समय अवधि है इसको ध्यान देंगे और यह दोनों उन उपकालों में मतलब निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में कुछ नया इसमें है। नया का मतलब क्या है कि यहाँ जो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल था उसमें ये दोनों क्या थे, हिमयुग था। ये दोनों हिमयुग था, लेकिन जो उच्च पुरापाषाण काल है यहाँ हिमयुग की समाप्ति होती है और इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये दोनों युगों की एक इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, एक नया युग माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल का। इसमें कुछ नए औजार का भी प्रयोग हुआ और इसमें कुछ ऐसे चित्रकारी और शेष प्राप्त हुए। चित्रकार के कुछ ऐसे स्थल प्राप्त हुए जहाँ अनेक प्रकार के जानवरों के चित्र मिले हुए हैं और कुछ ऐसी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ कुछ काफी पुरापाषाण काल में ही कुछ नई एक मान सकते हैं थोड़ा बहुत क्रांति आ गई थी। मतलब क्रांति मतलब कुछ विकास हो गया था। तो जानते हैं इसका समय काल क्या है। जो उच्च पुरापाषाण काल, इसका समय काल 4000 से 10,000 ईसा पूर्व है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें इसको ध्यान दीजिएगा क्या बोला जाता है कि इसमें हिमयुग की समाप्ति होती है, क्योंकि जो निम्न पुरापाषाण काल था और उच्च मध्य पुरापाषाण काल था, ये दोनों हिमयुग का काल कहा जाता है। उनको हिमयुग का काल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो उच्च पुरापाषाण काल है इसमें क्या होता है, एक नई संस्कृति का विकास होता है। वो संस्कृति क्या थी, ब्लेड संस्कृति। ब्लेड संस्कृति का क्यों हुआ, संस्कृति का विकास कैसे हुआ। जो एक उपकरण था ब्लेड, एक उपकरण की खोज यहाँ हुई कि वो शेष प्राप्त हुए ब्लेड। तो वो ब्लेड जैसे आकृति थी उसकी, कैसी थी, ब्लेड जैसी। तो देखते हैं, पहले इसकी जानते हैं संस्कृति कौन थी। इसकी संस्कृति थी, ध्यान दीजिएगा, ब्लेड संस्कृति। ब्लेड संस्कृति, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या था, जो यहाँ एक उपकरण ब्लेड की आकृति जैसा प्राप्त हुआ था। जैसे आपने ब्लेड देखा होगा, जो जैसे दाढ़ी में बनाई जाती है, वही ब्लेड की बात कर रहा हूं मैं। उसकी आकृति आपने देखा होगा कैसी होती है कि जो उसके होता ये आयताकार है, वो कैसा होता है, आयताकार होता है। लेकिन जो उसकी लंबाई होती है ब्लेड की, उसमें पतली, वो जो लोग औजार था ब्लेड जैसा, उसकी जो आकृति थी किनारों में, मतलब लंबाई में तो पैनी थी, उसकी पतली थी, बिल्कुल नुकीले थे। पैने मतलब पतला था बिल्कुल, मतलब दोनों तरफ क्या रहते थे, पतले रहते थे। किसी तरफ से भी उसको फेंक के मार दिया जाए जानवर के ऊपर तो वो दोनों तरफ से किसी भी साइड से लग सकता था। और वो पूरी तरह से मतलब जो उसकी लंबाई होती थी ब्लेड की, वो पूरी पैनी होती, पूरी क्या होती थी, पैनी होती थी। ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो जब भी किसी जानवर के लगता था वो पूरी तरह से चुभ जाता था, पूरा चुभ जाता था। ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो इस तरह से इसको क्या है, ब्लेड संस्कृति की नाम, यहाँ जो संस्कृति थी, कौन संस्कृति थी, ब्लेड संस्कृति थी। ध्यान दीजिएगा। ठीक। अब यहाँ क्या है, जो उपकरण थे वो कौन कौन से थे, ये थोड़ा ध्यान लेते हैं। उपकरण कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं हुआ। जो मध्य पुरापाषाण काल में उपकरण थे वही यहाँ भी उपकरण हुए थे, वही उपकरण थे। सिर्फ कौन से एक नया उपकरण आ गया था, वो था ब्लेड उपकरण। ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो यहाँ भी क्या थे, खुरचुनी और कौन था, खुरचुनी हो गया, बेदनी, तक्षणी,
वेदनी, तक्षणी, और जो नया उपकरण आ जाता है इस उच्च प्रप्रसारण वो था ब्लेड। ध्यान दीजिए, ठीक। इसी नए उपकरण होने के कारण, नया उपकरण मिल जाने के कारण इसको कौन सा स्थिति का प्रयोग हुआ था यहाँ, ब्लेड संकेत, ठीक। इसकी आकृति कैसी थी मैंने बता दिया है, ठीक। इसके क्या होते हैं, जो किनारे होते जो आयताकार होता है, एक ब्लेड जैसे होता है, जैसे ब्लेड होता है वैसे ही होता है। इसके जो लंबाई थी, लंबाई बिल्कुल पतली थी, दोनों ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आकृति में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब पैने नुमा थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इस कारण से इसको यहाँ ब्लेड संस्कृति का प्रयोग हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन क्या है कि इसे यहाँ उच्च प्रसार काल में आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हिमयुग की समाप्ति होती है और आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। आधुनिक मानव की होती है उत्पत्ति होती है, ठीक। तो इसमें कुछ खास चीजें जो जानने में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो कभी भी पूछ सकता है कि यहाँ क्या होता है, आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और क्या होता है, इसमें हिमयुग की समाप्ति होती है, ध्यान दीजिएगा। हिमयुग की क्या होती है, समाप्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ से क्या हो जाता है, हिमयुग समाप्त हो जाता है। निम्न प्रप्रसार काल और मध्य प्रप्रसार काल था, एक हिमयुग के नाम से उनको जाना जाता था, ठीक। लेकिन जो उच्च प्रप्रसार काल जैसे ही आता है तो यहाँ आधुनिक मानव की उत्पत्ति हो जाती है और हिमयुग की समाप्ति हो जाती थी, ठीक। तो आधुनिक यहाँ क्या होता है, जो आधुनिक मानव था वो कौन था, होमो सेपियंस, ध्यान दीजिएगा। जो आधुनिक मानव था वो कौन था, होमो सेपियंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो जो होमो सेपियंस का उदय होता है, मतलब जो आधुनिक मानव कौन था, होमो सेपियंस था। और इसको यहाँ क्या होता है, उदय होता है आधुनिक मानव का, तो यहाँ जो चीजें प्राप्त होती हैं, तो ये जो मानव था ये दो तरह की, इस मानव की दो तरह की महत्वपूर्ण विशेषताएं मिलती हैं। कौन कौन सी थी, वो विशेषताएं ही कि वो चित्रकारी करता था, मतलब किसी भी जानवर का वो तो चित्र बना देता था किसी दीवार में, या नक्काशी करता था। नक्काशी का मतलब होता है मूर्ति कला करना, ठीक। किसी मूर्ति का निर्माण करना नक्काशी कहता है। चित्रकार क्या होता है, किसी दीवार में उसका चित्र निरूपित कर देना। नक्काशी होता है कि उसकी मूर्ति बना देना किसी जानवर की या किसी अन्य जीव की। तो उस मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, जानवरों की ही वो लोग नक्काशी करते थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और मूर्तियों की भी नक्काशी करते, अन्य किसी जीव की भी नक्काशी करते थे, ठीक। तो मतलब यहाँ सबसे ज्यादा आधुनिक मानव की यहाँ की जो विशेषता क्या थी कि वो चित्रकारी करता था, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चित्रकारी था और क्या था, नक्काशी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। नक्काशी का मतलब है मूर्ति कला, मतलब मूर्ति का निर्माण करना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब जो चित्रकारी हैं सर्वप्रथम सबसे अधिक मात्रा में कहाँ प्राप्त हुए थे, उच्च प्रप्रसार काल की ही बात है ये, कि भीमबेटका। कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका में। भीमबेटका में क्या होते हैं, उच्च प्रप्रसार काल के कुछ ऐसे उपकरण क्या होते हैं, चित्र प्राप्त होते हैं, जो ये बताता है कि ये जो चित्र हैं ये बहुत पुराने, मतलब किस समय के हैं, वो उच्च प्रप्रसार काल के, ठीक। जो उस संस्कृति को देख करके, उस चित्र को देख करके यह अनुमान लगाया गया कि जो ये उपकरण हैं या ये जो चित्र हैं वो किस समय के हैं, उच्च प्रप्रसार काल के, ध्यान दीजिएगा, ठीक। कहाँ प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका में प्राप्त, भीमबेटका की गुफा में इसके चित्र प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और यहाँ के जो चित्र होते थे वो कितने होते थे, 1 या 2 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक। कितने होते थे, 1 या 2 मीटर तक के होते थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। 1 या 2 मीटर तक के इसके क्या होते थे, चित्र होते थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक।
और यहाँ एक विशेषता और भी थी कि यहाँ जो चित्र बनाते थे तो वो चित्र में अधिक मात्रा में क्या रहता था कि हरे और लाल रंग का वो प्रयोग करते थे। ठीक, मतलब उस समय हर रंग का मतलब क्या है कि जो मिट्टी का यूज करते थे चित्र बनाने के लिए, वो किस रंग का प्रयोग करते थे, कौन सी मिट्टी का, हरी मिट्टी और वह लाल मिट्टी का प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस दो मिट्टी का क्या करते हैं वो अधिक मात्रा में प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक, हरे एवं लाल रंग का प्रयोग करते थे उस चित्र को रंगने के लिए। ठीक, का प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ध्यान दीजिएगा जो ये भीमबेटका है ये कहां पर है, ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ध्यान दीजिए। ठीक, कहां पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला पर ये भीमबेटका गुफाएं पाई जाती हैं। उसकी क्या थी, जो यहाँ चित्र होते थे 1 या 2 मीटर तक के होते थे, और इस चित्र को रंगने का जो रंग का प्रयोग करते थे, कौन से करते थे, हरे एवं लाल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ध्यान जो चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ, तो यहाँ कौन कौन से जानवरों में अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जानवरों के नाम भी याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ जो थे भैंसा, ये भैंस बोल सकते हो। ठीक, भैंसा, बारहसिंगा और बाघ, हाथी के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, और यहाँ हिरण के चित्र प्राप्त हुए हैं, सुअर के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इतने सब अधिक मात्रा में इनके चित्र अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सभी कैसे बड़े बड़े जानवर थे। तो उस समय का जो जीवन था तो बड़ा संकटकारी माना जाएगा कि इतने बड़े बड़े जानवर रहते थे, इनकी रक्षा करने के लिए आरंभिक मानव, मतलब जो आधुनिक मानव था, वो उनको रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता था उनसे रक्षा करने के लिए, क्योंकि बहुत क्या होते हैं, भयानक जानवर होते हैं। ठीक, और वो किसी भी समय किसी व्यक्ति पर भी आक्रमण कर सकते हैं। ठीक, इन सभी से अपना जीवन बचाने के लिए वो अधिक मात्रा में क्या करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक, तो अनेक प्रकार के वो औजारों का प्रयोग बनाते थे, जिससे अपने जीवन में इन हिंसक जानवरों से रक्षा कर सके और अपना जीवन आसानी पूर्वक व्यतीत कर सके। और क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, इतना विकास हुआ नहीं था कि अपना हर चीज में अपने सुरक्षा कर सके, तो वो अनेक प्रकार के ऐसे औजारों का प्रयोग करता था जिससे अपना जीवन आसानी पूर्वक व्यतीत कर सके। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब नक्काशी मतलब मूर्ति जो प्राप्त हुई है, उस समय मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कुछ ऐसी मूर्तियों को भी जो आधुनिक मानव था उसने विकास कर लिया था। वो कहाँ प्राप्त हुई है, बेलन घाटी। ध्यान दीजिएगा। ठीक, बेलन नदी घाटी में एक नाला में अस्थि निर्मित एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये सब चीजें वहां प्राप्त हुई थी। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो भीमबेटका की गुफा की जो खोज की गई थी वहां, तो उन्होंने कौन से खोज करता थे, उनका नाम भी याद होना चाहिए, कब किया गया था। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 1958 में वो कड़कर ने किया था। ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये नाम याद रखिए, कभी पूछ सकता है। ठीक, ये किसका, भीमबेटका की खोज सर्वप्रथम खोजकर्ता ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या था 1958 में B.S. वाडकर ने किया था। ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये थोड़ा सा
ध्यान देने बाद ध्यान दीजिएगा। ठीक, सुधार लीजिएगा, वाड़ वाकड़ कर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन से थे खोजकर्ता? 1958 में BS वाकड़ कर ने किया था। इसकी भीमबेटका की खोज की सर्वप्रथम, ये जो मूर्तियों की जो चित्र प्राप्त हुए थे उन्होंने भीमबेटका की सर्वप्रथम खोज की थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो जानने योग्य थे, और ये बिंदु के माध्यम से हम किसी बुक को आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। और जो मुझे लगता है कि इन्हीं पॉइंटों से आपका कोई भी एग्जाम में आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आता तो इन्हीं पॉइंटों के अंतर्गत ही आना चाहिए, मेरा जो अनुमान है। क्योंकि आप भी कोई भी कंप्यूटर एग्जाम देखिए, यही पॉइंट ही आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि बुक एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना इतना सरल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट को आप 2-3 बार देखिए और फिर आप बुक को कोई भी बुक पढ़ने का प्रयास कीजिए। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप वीडियो में कमेंट में आप जरूर बताइए, ताकि आपको उसको आने वाले वीडियो में आपको सही से बताया जा सके और उसको एक बार फिर से रिवीजन करवाया जा सके। तो धन्यवाद।